अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं मैं चाहूँगा उस पर बात करूँ। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल नज़रसानी के लिए सदर मुमलिकत ने वापस भेज दिया है। ये बिल जो कि पार्लियामान से मंजूर हुआ, फिर सदर मुमलिकत के पास गया, उनको वापस भेजा गया। उस पर तनकीद और रद्दअमल भी आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि बिल बुनियादी तौर पर, आरिफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान है वो कहते हैं कि ये बिल बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार से बाहर है, जबकि रिएक्शन ये आ रहा है कि आरिफ अलवी साहब पार्लियामान को कानून साजी करना मत सिखाएं, वो एक पार्टी का एजेंडा टो कर रहे हैं और ये इल्ज़ाम उन पर मुसलसल लगता रहता है। बज़ाहिर ये सिर्फ एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बात नहीं है, बल्कि ओवरऑल देखा जाए तो तमाम जो इस वक्त इदारे हैं या तमाम ऑफिसेज़ हैं वो बेहतर अंदाज में हमें मुल्क में काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे। उन पर तनकीद हो रही है, उन पर उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। कहीं पर पार्लियामान जब ये बिल बनाता है तो उस पर तनकीद होती है, फिर सदर मुमलिकत जब इसको नज़रसानी के लिए वापस भेज देते हैं तो फिर प्रेसिडेंट ऑफिस पर तनकीद होती है, कहीं पर जुडिशरी पर तनकीद है, कहीं पर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद है और इस तरह मुल्क के मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो तनकीद की जद में है। बज़ाहिर लग रहा है कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। कहीं पर इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया जा रहा है, तो कहीं पर उनकी तारीफ़ की जा रही है, कहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बयानात दे रही है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो चाहती है कि फ़ौज और जुडिशरी आमने सामने हो जाए। तो तमाम तर इदारे उन पर उंगलियां उठ रही हैं, उनके किरदार पर उंगलियां उठ रही हैं और इस वक्त मामलात एक जमूद का शिकार हैं। नहीं कुछ हो पा रहा तो वो ये कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। सुप्रीम कोर्ट से एक हाल ही में फ़ैसला आया जिसमें यह वाज़े कर दिया गया कि इंतखाबात होने हैं, लेकिन उसके बावजूद अब तक ये चीज़ वाज़े नहीं है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। जो तारीख दी गई है उस पर होंगे या नहीं होंगे। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नई स्टेटमेंट जारी करती है, वो कहती है कि डायलॉग का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, जो कि कल तक PDM की इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं उनमें से ये बयानात आ रहे थे। जो इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, तो उन्होंने कहा जी कि अब मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बातचीत नहीं हो सकती इमरान खान साहब के साथ किसी भी किस्म की। पीपल्स पार्टी गो के वाज़े तौर पर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो बात यही कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए और फिर ज़ोर दे रहे हैं इस बात पर कि आम इंतखाबात एक ही साथ पूरे मुल्क में हो जाए। इसी तरह की बात कमोबेश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी की थी, लेकिन PDM का मौक़िफ़ इस पर बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर एक और जो मामला वो 15 दिन में नेशनल एक्शन प्लान को फॉल करने की दोबारा बात है, मुख्तलिफ जामे ऑपरेशन करने की मंजूरी देना हुकूमत की जानिब से, इस बात में मज़ीद कमी लाता है कि इंतखाबात जो सुप्रीम कोर्ट की दी हुई तारीख है उस पर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इस वक्त एक पूरी की पूरी इबहाम की सी एक कैफियत है जिसका पूरा मुल्क शिकार है। चीज़ें क्लियर नहीं हैं, वाज़े नहीं हैं, किसी के पास क्लैरिटी नहीं है और इसी तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी पोजीशन पर है और डायलॉग या बातचीत के रास्ते की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम तफसील से सारी सूरत हाल पर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जहांगीर खान जदून साहब, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इफ्तिखार शराजी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। और सलमान आबिद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। जदून साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक एक बिल जिसकी काफ़ी बाज़गश थी, बात हुई, आज आरिफ अलवी साहब उसको वापस भेजते हैं, उसको कहते हैं इस पर नज़रसानी दोबारा करें, ये दायरा इख्तियार से बाहर है पार्लियामान के, मत ऐसा किया जाए। कैसे देखते हैं सर, हर कोई क्या कानून और आइन को मद्देनज़र रखते हुए चल रहा है, इख्तियारात को मद्देनज़र रखते हुए चल रहा है, या जिसकी जो जहाँ चलती है वो चलाने की कोशिश कर रहा है? पार्लियामान अपनी, प्रेसिडेंट ऑफिस अपनी, सुप्रीम कोर्ट अपनी, इस वक्त हर कोई अपना अपना सोच रहा है। बज़ाहिर ये एक आम मंजर हमें नज़र आता है, आपकी क्या राय होगी इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। अब इसमें देखें, जहाँ तक सिर्फ हम अभी अगर सिर्फ बिल पे बात कर लें तो बिल का जो कंटेंट्स है इस पे तो अक्रॉस द बोर्ड जितने भी बार एसोसिएशन थी या बार काउंसिल थी उनका सब इत्तेफाक था। बाकी पाकिस्तान बार काउंसिल ने तो 2013 में कहा था कि जी 184(3) के तहत जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसका राइट ऑफ अपील होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि राइट ऑफ अपील और फेयर ट्रायल जो है ये एक सब्सटेंशियल राइट है जो फंडामेंटल राइट में शुमार होते हैं। तो वो अगर आप
एक बंदा जो है उसको वन राइट ऑफ अपील तो लाजमी मिलना चाहिए उसका ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितनी भी जुरिस्डिक्शन है लॉ की उसमें है कि इंसान को एक राइट ऑफ अपील होना चाहिए। अब इसमें मसला ये था कि 184(3) के जो केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ जाते थे, जब सुप्रीम कोर्ट आइदर वे डिसाइड कर जाती थी तो उस पार्टी को फिर आगे राइट ऑफ अपील हासिल नहीं है। ऑल दो वो रिव्यू कर सकते हैं, तो रिव्यू और अपील में बड़ा फ़र्क होता है। रिव्यू में जो सेक्शन बहुत लिमिटेड होती है, उसमें रिव्यू में अक्सर जो है वो केस डिसमिस ही होता है और रिव्यू में कोई गुंजाइश ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अपील जो होती है उसमें आपके जो है सब्सटेंशियल राइट होता है, उसमें इंटायर एविडेंस को कंसिडर किया जाता है। तो ये मतलब एक मुतालबा तो बड़े देर से था और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो किसी एक बंदे को या किसी एक पार्टी को बेनिफिट के लिए। तो वो लॉ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी जो पावर थी उसको कर्टेल नहीं किया गया, उसको स्ट्रक्चर किया गया है कि अगर आप यूज़ भी करते हैं। अब देखें ना, ये अभी कासिम सूरी साहब वाला जो सू मोटो नोटिस था जो असम्बली को उन्होंने किया था डिज़ोल्व, तो उसमें पूरी कोर्ट की मीटिंग हुई, 12 जजों ने कहा जी अब इतने मामला गंभीर हैं कि इसका सू मोटो लेना चाहिए। तो सम टाइम हमारे पास ऐसे भी सू मोटो केसेस हैं कि जिस तरह टीका ऑटो का सू मोटो नोटिस लिया गया एक छोटी सी बात पे, तो वो उसका 12 साल जो है वो केस का कि 10 साल ट्रायल हुआ है। तो इस तरह फिर ये मामला बढ़ रहे थे। फिर कभी आपका जो जुडिशल एक्टिविज्म है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कोई चीफ जस्टिस साहब आते हैं बड़ा स्लो हो जाता है, कभी वो अपनी मर्ज़ी से एक केस में यूज़ करते हैं कभी नहीं करते। उसको एक कंसेंसस था बाहर कि जी ऐसा कोई लॉ हो कि जिसमें एक जो फैसले की मतलब एक ताकत है उसको थोड़ा सा इज्तमाही कलेक्टिव विजडम जिस तरह कहते हैं उस पर रखा जाए कि अगर आपने सू मोटो लेना है तो 3 मेंबर बेंच आए, वो सीनियर मेंबर जो चीफ जस्टिस हैं या दो नीचे जो सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, उसमें एक कलेक्टिव विजडम होती है। जिस तरह आप एक ओपिनियन दे रहे हैं, एक मैं दे रहा हूँ, एक बाकी हमारे दोस्त जो हैं वो दे रहे हैं, तो इसमें हम एक दूसरे से डिसएग्री भी हो सकते हैं। फिर अगर हम 4-5 बंदे कलेक्टिवली किसी नतीजे पहुँचते हैं तो इसमें ये शूरा का कंसेप्ट है कि आप मशवरा करके काम करते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा कलेक्टिव विजडम होती है और उसका जो फिर इम्पैक्ट होता है वो भी लोग एक्सेप्ट करते हैं, फिर उस पर तनकीद ठीक है। भी। लेकिन जदून साहब, ये सदर मुमलिकत की जानिब से वापस भेजना और कहना कि इस पर नज़रसानी करें, अब टू सम इट आप इसको वाइंड अप करें ना कि आप क्या समझते हैं कि ये कानून साजी बेहतर हुई? ये बिल बना है तो सबको पता कि सदर पाकिस्तान इस पर साइन नहीं करेंगे, वो लाजमी वो वापस आएगा और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की डीमिंग क्लॉज है, लेकिन क्या जदून साहब इस वक्त पार्टी बने हुए हैं कि एक जमात कभी वो, अब चूंकि उनको फैसले अपनी मर्जी के मिल रहे हैं तो वो अदलिया के दिफा में खड़ी है, दूसरी देखिए जमात? उसकी प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो है कि वो किसी भी बिल को रीजन के साथ, आज उन्होंने जो रीज़न दिए हो सकता है वो सस्टेनेबल ना हो, रीज़न के साथ वापस कर सकते हैं। तो उसमें क्योंकि पार्लियामेंट के पास इख्तियार ज़्यादा है तो उसके अंदर इनबिल्ट ही है कि अगर अब दोबारा जॉइंट सेशन के बाद जो है ये बिल दोबारा पास होगा कि विद इन 10 डेज जो अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्सेंट नहीं न दी तो ये बिल ऑटोमेटिकली जो है एक्ट बन जाएगा, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसमें क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो उसको कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है, एब्सोल्यूट पावर पार्लियामेंट के पास ही है। तो अगर वो राइट। बिल नहीं देते तो वो 10 दिन के बाद होपफुली लॉ बन जाएगा इंशाल्लाह। मैं इफ्तिखार शराज साहब की जाने पढ़ूंगा। शराज साहब, आप कैसे देख रहे हैं सारे के सारे मामले और सूरत हाल को? अब देखिए, जो कानूनी पहलू है वो तो जदूद साहब ने हमें बता दिया, लेकिन बज़ाहिर ऐसे नज़र आता है कि ये काम सदर मुमलिकत ने इसलिए करना था कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया के दिफा में खड़ी है। बातों को इस तरह से तो तोला ही नहीं जा रहा ना कि क्या सही है क्या गलत है, इस तरह तो अंगेज ही नहीं हम करते। हम तो देखते हैं कि इस वक्त क्या चीज़ किसको बेनिफिट कर रही है तो वो उसके दिफा में है। फिर जो इल्ज़ाम इस वक्त मौजूदा हुकूमत लगा रही है कि सदर मुमलिकत अपनी पार्टी पॉलिसी या लाइन को टो कर रहे हैं, आपको उसमें वजन नज़र आता है कि इसी तरह हो रहा है सारा मामला? देखिए अरसलान, ऐवान सदर में सदर अकेले ये फ़ैसला नहीं करते, बल्कि वहाँ पे एक सदर की लीगल टीम होती है और वो लीगल टीम सदर पाकिस्तान को अपना इनपुट देती है। जो सरकारी मुलाजिम होते हैं उनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो वहाँ से एक इनपुट आया है और उसकी बुनियाद पे मैं समझता हूँ अगर आपने इस जवाब को पढ़ा हो तो उस जवाब के अंदर कुछ लीगल पॉइंट्स उठाए गए हैं। गोया कि आइन की कुछ दफ़ात का जिक्र किया गया है जिसकी बुनियाद पे सदर ने इस बिल को मसनूई बिल करार दिया है और उनके ख़्याल में ये पार्लिमान के दायरा-कार से बाहर है। आइन अगरचे अरकान पार्लियामेंट बनाते हैं, लेकिन अब ये भी एक हकीकत है कि जब आप कानून बना लेते हैं, उस आइन को बना लेते हैं, तो फिर आप भी उसके ताबे हो जाते हैं और यही डेफिनीशन है।
तो ये हरगिज़ हम कह सकते हैं कि बिल्कुल पार्लिमान मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वहाँ बैठे लोग भी उस आइन के ताबे हैं। तो अगर आइन के अंदर आपने आर्टिकल 191 रख दिया है जिसमें आपने सुप्रीम कोर्ट को बाइख्तियार कर दिया है कि वो अपने रूल्स ऑफ बिजनेस खुद तय करेंगे, गोया कि उसमें किसी इदारे की, किसी पार्लिमानी कमेटी की, पार्लिमान की, किसी शख्स की कोई मुदाखलत नहीं होगी, बल्कि वो इदारा खुद अपने रूल्स ऑफ बिजनेस तय करेगा। तो जब आइन के अंदर आपने ये दर्ज कर दिया तो इसका मतलब है कि अगर आप उनमें कुछ तब्दीली करना चाहते हैं तो फिर आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। और बहरहाल ये एक फैक्ट है अरसलान के जो मौजूदा बिल है, अगर देखा जाए तो कौमी असम्बली से सिर्फ 42 अरकान, एक ऐसा ऐवान कि जो मुकम्मल भी नहीं है, जिसमें से तहरीक इंसाफ के लोग चले गए हैं, उसकी जो अपनी इस वक्त शक्ल है वो नामुकम्मल शख्स है। और उस नामुकम्मल शक्ल में से भी 42 अरकान एक बिल को पास करते हैं और आप उस बिल के बारे में ये तासुर दें कि यह अवाम का नुमाइंदा बिल है, तो मेरा ख्याल में फैक्ट्स को ठीक करना चाहिए। फिर जाहिर सी बात है आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि बड़े अरसे से बार एसोसिएशंस का मुतालबा चला आ रहा है, तो ये तो साल से चला आ रहा है। एक मुनासिब और मखसूस वक्त में आके इस मुतालबे को तस्लीम करना तो जाहिर सी बात है ये भी एक सवाल खड़े करता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हुकूमत को आए हुए इक़्तिदार में 1 साल का अरसा हो गया है, लेकिन जस्टिस फाइज़ा साहब के ख़िलाफ़ जो क्यूरेटिव रिव्यू का रेफरेंस है उसे 1 साल बाद वापस लाने का ख्याल आया, तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे कि अब ऐसे में कि जब एक जुडिशरी के अंदर हमें डिवाइड नज़र आ रही है और आप एक ऐसा इकदाम उठा रहे हैं कि जिससे तासुर ये मिल रहा है कि आप किसी एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट जो अदलिया के अंदर मौजूद है उसको फेवर दे रहे हैं या उसके साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। रह गया मामला अरसलान अदालत का जी। बड़े एक सरसरी समाअत के बाद किसी जज साहब के 45-48 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट आ रहे हैं, किसी के 25 सफ़ात पर मुश्तमिल। कल आपने और मैंने देखा कि अतर मिनल्ला साहब ने, बड़े ऑनरेबल जज हैं, उनकी जानिब से भी एक 25 सफ़ात पर मुश्तमिल एक नोट आया। बड़े सवालात उन्होंने उठाए, लेकिन मुझे लगता है कि जो उनका नोट था ये पॉलिटिकल स्पीच ज़्यादा थी और लीगल पॉइंट्स के ऊपर गुफ्तगू या उनकी आर्गूमेंट कम थे। ज़रूर वो ब्लेम कर रहे हैं कि हमें जुडिशल एक्टिविज़म की तरफ नहीं जाना चाहिए। 183 के मामले के ऊपर उन्होंने कहा कि हमें बड़ा सोच समझ के फ़ैसले करने चाहिए, लेकिन वो किसी ज़माने में एक साबिक चीफ जस्टिस साहब के तर्जुमान भी हुआ करते थे और उन जज साहब के ऊपर भी बड़ा इल्ज़ाम था कि उन्होंने जुडिशल एक्टिविज़म को प्रमोट किया। चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ। क्या था सर? तो क्या ही बेहतर होता कि जब वो कल एक नोट लिख रहे थे अरसलान जी, मैं आर्गुमेंट मुकम्मल कर लूँ छोटा सा जी, कि कल जब वो नोट लिख रहे थे तो वो उन केसेस का भी जिक्र करते जिनमें उन्होंने बड़े छोटे छोटे मामलात के ऊपर स्व मोटो लिया। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वेश्चन है उसको अभी तक डिस्कस डिबेट नहीं किया जा रहा। और मैं कहूँगा कि लास्ट मिनट वर्ड्स कि जो 5 रुकनी बेंच का फैसला भी आया उसके अंदर भी मंसूर अली शाह साहब ने ये लिखा कि हम चाहेंगे कि जो लोअर कोर्ट्स है, गोया के हाई कोर्ट्स, इस मामले को 3 दिन के अंदर निपटाएं। तो गोया कि आपने ये बता तो दिया कि ये अवामी अहमियत का मामला है, गोया कि 2 सूबों में इलेक्शन होने हैं और उसको जल्द डिसाइड किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि इस मामले के ऊपर सो मोटो नहीं लेना चाहिए। तो भाई अगर अवामी अहमियत का मामला है और उसके ऊपर अगर आपके चीफ जस्टिस ने ले लिया इकदाम, तो आप उस मामले को देखें कि क्या इलेक्शन को इल्तवा में डाला जा सकता है कि नहीं, क्या 90 रोज से आगे जा सकते हैं कि नहीं। इस वक्त बहस ये हो रही है कि 3 रुकनी बेंच ठीक है या फुल कोर्ट बना के फैसला करना चाहिए। जो प्रिंसिपल क्वेश्चन है उसके ऊपर कोई गुफ्तगू करने के लिए भी तक तैयार नहीं। आपने वो मेरे ख्याल से जो की पॉइंट था उन्होंने यही बात की ना कल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी कि फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाता तो ऐसी सूरत हाल से बचा जा सकता था। ये तो बात तो की पॉइंट था उन्होंने जो कल की। बाकी तमाम तर बातों का आपने तस्करा कर दिया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। सलमान आबिद साहब, आप कैसे देखते हैं? कह देते कि क्या 90 रोज से आगे इलेक्शन जा भी सकते कि नहीं जा सकते, ये भी बता देते। इस मामले पे तो उन्होंने लब कुशाई नहीं की, बिल्कुल नहीं की। आप सही कह रहे हैं। मैं सलमान आबिद साहब से जानना चाहूँगा, आप कैसे देख रहे हैं सलमान आबिद साहब इस सारे के सारे मामले को?
क्या आप वाकई समझते हैं कि हर इदारा जो है वो अपनी हदूद से तजावज़ करने की कोशिश कर रहा है, और इस वक्त बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि एक दूसरे के आमने सामने आ गए हुए हैं इदारे, कहीं ना कहीं उन पर उंगलियां उठ रही हैं। मुल्क की आला अदलिया के हवाले से हम कुछ कहें या ना कहें, हमारी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अभी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जिक्र हुआ, जब खुद ही जजेस इख्तलाफी नोट इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी फिर सवालात तो उठेंगे कि कोई भी चीज़, कोई भी इदारा भी शायद प्रॉपरली एक पेज पर, इदारे के अपने ही लोग नहीं हैं, मुख्तलिफ इदारे तो एक पेज पर होना दूर की बात है। देखिए इस्लाम, बात यह है, एक है अदालती इस्लाहात, वो नागुज़ीर है, होनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है, और सब उसकी हिमायत करते हैं। शहजादी साहब भी करेंगे, जदून साहब भी करेंगे, आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा कि अदालतों के अंदर इस्लाहात होनी चाहिए, अदालती निज़ाम में इस्लाहात होनी चाहिए। अगर जजेस समेत चीफ जस्टिस के इख्तियारात के मामलात हैं उसमें इस्लाह होनी चाहिए। लेकिन टाइमिंग देखिए ना, इस वक्त सारी टाइमिंग ये बताती है कि अदालती इस्लाहात के नाम पर एक सियासत हो। और जो अभी शहजादी साहब ने सवाल उठाया है कि बुनियादी नोयत का वो जो सवाल था कि क्या इलेक्शन 90 दिन से आगे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए, उस पर तो कोई इख्तलाफी नोट नहीं आ रहा, उस पर तो कोई बात नहीं हो रही, उसकी तो कोई वजाहत नहीं हो रही, उसका तो कोई तयन नहीं हो रहा। और वो 90 दिन जो है वो बढ़ते 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 आगे जो है 120 दिन चले गए, और अभी ये भी मालूम नहीं है कि इलेक्शन होने या नहीं होने। मसला क्या है? मसला यह है कि इस वक्त का हुक्मरान टोला जो है वो बुनियादी तौर पर यह तय कर चुका है कि हमने इस मुल्क में इंतखाबात नहीं होने देने, और उसने साथ साथ रियासती इदारों को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कभी कहा जाता है कि मर्दमशुमारी का मसला है, कभी कहा जाता है सिक्योरिटी का मसला है, कभी कहा जाता है दहशतगर्दी का मसला है, कभी कहा जाता है मालियात का मसला है। उसके लिए कभी जुडिशरी को इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो कमेटी है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी हर तरीके से इलेक्शन का रास्ता रोकना है। अब उसमें ये जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिवीजन है वो इतनी गहरी हो गई है कि उसका शिकार इदारे भी हो गए हैं और बात जजेस भी हो गए हैं। और बुनियादी नोयत का सवाल जो आइन कहता है कि 90 दिन से इलेक्शन आगे नहीं जाने चाहिए, मिसाल के तौर पे अगर आपने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की बात की है तो दो बुनियादी तजाद जरा सुनिए। पहला तजाद यह है कि सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। भाई ये मामला तो सियासी था ही नहीं, ये तो मामला कॉन्स्टिट्यूशनल था, आइन की तशरीह का था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की डेट नहीं दे रहा था, गवर्नर साहब इलेक्शन की डेट देने के लिए तैयार नहीं थे, और कॉन्स्टिट्यूशन की वो जो शिक है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना है उसको उसके अंदर इबाम पाया जा रहा था। तो अब इसका तयन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट नहीं करना था ना। तो ये कहना कि ये सियासी मुदाखलत है, भाई ये तो आईनी मुदाखलत के जुमरे में आता है, जहां आइन को मुदाखलत के उसमें तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। अच्छा, फिर ये कहा गया कि ये सियासी हिकमत अमली जो है असम्बलियां तोड़ने के बारे में उन्होंने एक नोट लिखा है। अच्छा, अब क्या सियासी हिकमत अमली का तयन जो है वो जजेस करेंगे या सियासी जमातें करेंगी? असम्बली कब टूटनी है, किसने तोड़नी है, कैसे तोड़नी है, इसका तयन तो सियासी क़यादत करेगी ना। क्या आइन में आइंदा से ये लिखा जाएगा कि जनाब अगर कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की कोई असम्बली तहलील करनी हो तो पहले जजेस से पूछा जाए कि असम्बली तहलील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? या ये कि ये बता दीजिए कि अगर एक सूबाई असम्बली तहलील हो जाए तो क्या आइन में ये तरमीम करनी पड़ेगी कि उसका इलेक्शन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक जनरल इलेक्शन नहीं होगा? ये सारा खेल इस वक्त इलेक्शन के खिलाफ हो रहा है, और इलेक्शन ना कराने की कसम खाई हुई है हुकूमत ने। उसी के बुनियाद के ऊपर मुझे सलमान आबिद साहब ये बताइएगा, जो ये नुक्ता उठाया जाता है, जो भी आपने बात भी की कि एक शख्स ने अपनी अना की तस्कीन के लिए 2 असम्बलियां तोड़ दी, तो ये तो फिर कोई भी कभी भी उठ के इस तरह असम्बलियां तोड़, इस पर भी नहीं कि आप बहस हो जानी चाहिए, बात हो जानी चाहिए। वैसे मैं एक ओपिनियन इस पे चाह रहा हूं। जी, आप मुझे बताइए कि क्या दुनिया में पहली दफा कोई असम्बली टूट रही है जमहूरी ममालिक के अंदर? क्या इससे पहले प्राइम मिनिस्टर अपने वक्त से पहले असम्बलियां नहीं तोड़ते रहे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 1 साल पहले असम्बलियां तोड़ के इंतखाबात का रास्ता इख्तियार नहीं किया? बात यह कि कहां लिखा हुआ आइन के अंदर कि उनकी नीयत को आपने चेक करना है कि असम्बली टूटी है, की टूटी है या बदनीयती की बुनियाद पर टूटी है। आइन तो बड़े वजाहत के साथ कहता है कि जब चाहे, जिस वक्त चाहे, प्राइम मिनिस्टर और वजीर आला असम्बली तहलील कर सकता है, और असम्बली तहलील करने की सूरत में 90 डेज के बाद इलेक्शन करवाने हैं। वहां आपने उनकी नीयतों को चेक करना कहां से लगा दिया कि ये बदनीयती की बुनियाद पे या नियत की बुनियाद पे है? ये राइट उसके पास है, वजीर आला के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, और जहां जहां हमारी जमहूरी ममालिक है वहां ये इस तरह की एक्सरसाइज वक्तन फवक्तन हो ही रही है। इसलिए बात, अच्छा फिर आप ये बताइए, अगर मैं आपकी बात मान लूं और इनकी भी बात मान लूं जस्टिस साहब की, तो ये जो हुकूमत जो बार बार कह रही थी कि आप असम्बली तोड़ें, हम इलेक्शन करवा देंगे, हमें तो कोई मसला नहीं है, हम तो 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवा देंगे,
और जब असेंबली टूट गई तो अब इलेक्शन करने से इनकार किया जा रहा है। अच्छा, फिर ये कहा जा रहा है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऐसी है कि उसके अंदर जो है इलेक्शन एक ही वक्त पे होगा। बिल्कुल ठीक बात है, इलेक्शन एक वक्त पे होना चाहिए। अब आइन में ये भी तरमीम कर दें कि अगर वक्त से पहले कोई शख्स असेंबली तोड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर या वजीर आला, तो वो उसका इंतखाब भी आम इंतखाबात के साथ होगा। उस जितने अरसे के लिए असेंबली टूटेगी और उस वक्त तक फिर उस सूबे में कोई नया इंतखाब नहीं होगा। देखिए, इस पाकिस्तान के साथ एडवेंचरिज्म खत्म करे, मुहिम जोई खत्म करे। अगर आपने इस तरह के एडवेंचरिज्म करने हैं तो उससे पाकिस्तान की आइन का कोई भला नहीं होने वाला। सर, आप सलमान आबिद साहब एडवेंचरिज्म की बात कर रहे हैं ना, पर बहरहाल इल्जाम ये है कि एडवेंचरिज्म, इस वक्त पीडीएम वाले कहते हैं कि खान साहब एडवेंचरिज्म की तरफ हैं, वो कहते हैं कि ये इलेक्शन ना करा के एडवेंचरिज्म की तरफ हैं। मेरे ख्याल से हर कोई एडवेंचरिज्म की तरफ इस मुल्क में लगा है। खान साहब पे जब आप एडवेंचरिज्म कहते हैं, छोड़ दें, मैं मान लेता हूं खान साहब ने एडवेंचरिज्म किया होगा, लेकिन ये मुझे बताया आइन क्या कहता है यार? आइन के ऊपर अमल दरामद करने से कौन इंकारी है? आइन को कौन फॉलो नहीं करना चाहता? आइन के ऊपर अमल ना करके कौन सी हम इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं? छोड़ दें इमरान खान क्या करता रहा है, हमें तो ये बताइए आइन क्या कहता रहा। आइन से आप एक दफा मैं आपको बता दूं, एक दफा आप आइन को पटरी से उतारेंगे, दोबारा इस आइन को पटरी पर लाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, मैं आपको बता दूं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, आपकी बात से इत्तफाक। जदून साहब की जानिब में बढ़ूंगा। जदून साहब, कोई गुंजाइश बाकी है या बात हतमी हो गई कि लार्जर बेंच की तरफ अब भी कोई मामला जा सकता है, या ये अब नहीं होगा किसी सूरत भी? अब भी मुतालबा किया जा रहा है, कहा जा रहा है इन्होंने जो फुल कोर्ट में बात की, इनकी बात जो है अपनी जगह ठीक है, लेकिन देखे ना, ये कहते हैं कि बिल्कुल ये बात तो ठीक है। उन्होंने एक जो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें की हैं वो टेक्निकल, देखो उन्होंने कहा जी पिटीशन मेंटेनेबल नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले आर्टिकल 10A आता है, उसके बाद जो है दूसरे आर्टिकल आते हैं। उन्होंने ये नहीं, उस पर तो डिसीजन नहीं दिया कि आइन के अंदर 90 दिन के अंदर आइन नहीं कहता कि इंतखाब हो या क्यों। उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ना, जिस बेंच ने 3 मेंबर बेंच जो केस सुन रहा था, उन्होंने ये मतलब ऑन द रिकॉर्ड बात है, मैं अपने पास है, या ये आप भी इस पे मतलब आपको पता है, 2 दफ़ा चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जी आप पोलिटिकल पार्टीज़ का ये मामला है, आप बाहर जाके इस मामले को हल करके हमें बता रहे हैं कि इलेक्शन कब करना चाहते हैं। और ये बारहा बेंच के अंदर बात हुई कि जी आप चीफ जस्टिस ने कहा जी आप आगे पीछे कर लें। पहला जो बेंच था उसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा, फिर अब आखिरी जब जजमेंट आने वाली थी उसके पहले उन्होंने कहा है कि आप अपना पूछ के आएँ और आगे पीछे हो जाए। मतलब ये कि अगर पार्टी कंसेंट दे दे तो फिर आप आइन पे अमल ना करें, ये क्या हो सकता है? इस तरह नहीं हो सकता ना। फिर आइन पे अमल कराना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट पार्टियों को क्यों कहते हैं कि आपस में मामला तय करके तो हमारे पास आ जाएं, हम आगे पीछे कर देंगे? इस तरह नहीं होता। अगर उन्होंने कहना था कि आप ये मामला हल करें तो कहते जी ये आप मामला बाहर ही हल करें, हमारे पास ना लेके आए। अगर बाहर पार्टियों को नहीं पता है कि 90 दिन में करना है इलेक्शन, या आइन का कोई ऐसा आर्टिकल है, कोई ऐसी ज़बान में लिखा हुआ है वो समझ नहीं सकते। मसला ये था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी में इस केस को टेकअप किया है कि जबकि अब लाहौर हाई कोर्ट का वो कहते हैं जी वहाँ पे पिटीशन पेंडिंग, तो वहाँ पे पिटीशन पे यही फैसला हुआ था कि आप इस पे जो है इलेक्शन कराएं, प्रेसिडेंट आपने गवर्नर को कहें और वो डेट दे इलेक्शन कराएं। उसके बाद वो अपील में चले गए। अपील अगर उनकी ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन चलती, 10 दिन चलती, ना चलती, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे, एक प्रोसेस हो जाता, नंबर 1 उस पर किसी को ऑब्जेक्शन ना हो सकता था। आप थोड़ा सा इसको प्रोसेस को समझिए, प्रोसेस उन्होंने किस तरह देखे ना कि लीगल प्रोसेस, लीगल वे होता है उसका। फिर अगर वो उस तरह नहीं आते, अगर ये आए गए हैं 184(3) के तहत, वो कहते हैं जी फुल कोर्ट बना दो जिस पे किसी की उंगली ना उठती, और क्रॉस द बोर्ड लोगों ने कहा जी फुल कोर्ट बना दो। अभी तो जी नोट आ गए हैं, ये फैसले आ गए, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट तो डिवाइड ऑन पॉलिटिकली ग्राउंड। ये तो जज जो है वो पॉलिटिशियन के रोब लेके बैठे हुए कि वो अपनी मर्जी से, आप देखो ना ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जज, कोई भी जज हो, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीबॉडी, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीबॉडी, बट एनी वन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन डू दिस, कि जो अपने प्री डिटर्मिन माइंड के साथ आ जाए कि मैंने ये फैसला करना है और मैंने ये बेंच बनाना है, इसके अलावा कोई नहीं बनाना। व्हाट इज द पब्लिक सपोर्ट, व्हाट इज द पब्लिक कॉन्फिडेंस, वेयर इज द ट्रस्ट यू हैव क्रिएटेड? तो ये चीज़ें ना आप एज ए सुप्रीम कोर्ट को इंस्टीट्यूशन देके आप छोड़ दें पोलिटिकल पार्टीज को, जिसके हक में फैसला आता है वो ठीक है, जिसके अगेंस्ट आता है वो गलत है। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अल्लाह के बाद कोई अदालत नहीं है इस पाकिस्तान के अंदर। आपने लोगों को ट्रस्ट देना है, फैसला जो भी हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जिस सुप्रीम कोर्ट फुल बैठ जाती और फैसला करती है कि चलो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ, अगर मुमकिन नहीं है 10 दिन ऊपर चले जाओ, इलेक्शन कराओ, तो फिर क्या करते पोलिटिकल पार्टी? फिर क्या सुप्रीम कोर्ट पे उंगली? मुझे जदून साहब ये बताएं, मैं जो जानना चाह रहा हूँ, गुंजाइश अब भी बाकी है कि दोबारा से ये मामला फुल कोर्ट की तरफ जाए या ये खत्म हो गई है? बिगड़ गया है ना। आप देखें ना, वो एक डिसीजन आ चुका है, वो कहते हैं 4-3 का है, वो कहते हैं हमारा 3 का है, अब तो उसमें डिस्प्यूट बन चुका है। हाँ, इसको रिजॉल्व करने के लिए वो कह सकते हैं
कि जी आप दोबारा एक फुल, मुझे लगता नहीं आप फुल कोर्ट में बताएं, क्योंकि फुल कोर्ट पे भी और भी इसमें और कानून इजाजत देता है, मैं हालात की बात नहीं कर रहा, कानून इजाजत नहीं देता नहीं, है। आइन तो डेफिनेटली वो चीज़ जिस वक्त ये बनाए फुल कोर्ट बना सकते हैं। उनको ये इशू आ गया है इन चार जजों से, जज साहबान ने कहा ये मेंटेनेबल नहीं है, तो ये आप ये फैसला करेंगे ये इनकी, क्योंकि आप देख रहे हैं कोर्ट के अंदर कह रहे हैं, एक जज साहब कह रहे हैं जी चीफ जस्टिस को मैंने कहा मुझे बेंच पे रखो, उन्होंने नहीं रखा, तो इससे क्या मतलब है कि चीफ जस्टिस साहब को पता था ये मेरे आर्डर के साथ वो नहीं आएगा, तो उन्होंने उसको आउट कर दिया। तो फिर मतलब एक चीफ जस्टिस साहब अगर एक चीज़ पे आप प्री टर्मिनल में ये फैसला कर रहे हैं, तो फिर ये क्या चीज़ है, पार्टियां आ जाएं आर्गूमेंट करें, ये ना करें वो करें, फिर तो आप फेयर ट्रायल देते ही नहीं किसी को, फिर तो आपकी कोई टेक्निकल चीज़ है ही नहीं है ना। मान लेते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होना है और आप कहते हैं जी ये एक, हालांकि ये तो इसमें कोई इंटरप्रिटेशन का तो मसला ही कोई नहीं है, इंटरप्रिटेशन क्या है, 90 दिन लिखा हुआ है। अब इसमें मुझे इसका कोई आंसर मिलता है जी कि पीटीए वाले खुद हाई कोर्ट के अंदर स्टे लेके आए जी हम इलेक्शन नहीं चाहते, जितने एमएनए थे वोकेट हो गए, जो डीनोटिफाई हो गए इलेक्शन कमीशन से, उन्होंने स्टे लिया, उसके अंदर तो इलेक्शन 60 डेज के अंदर होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। कितने लोगों ने पंजाब लाहौर हाई कोर्ट से स्टे लिया है, कितने लोगों ने केपीके से स्टे लिया है, नेशनल असेंबली का इलेक्शन, वो कहते हैं जी हम नहीं इलेक्शन में जाना चाहते। तो ये पोलिटिकल पार्टियां दे प्ले गेम प्ले करते हैं, आइडेंट सी, जिसके जिसको बारह लगता है वो कर लेते हैं, नहीं लगता वो कहते हैं जी ये इस तरह आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। हमें तो देखना है स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन। हम तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की एज ए इंस्टीट्यूशन बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात है, सुप्रीम कोर्ट को जो है यूनानिमसली एक चीज़ पे आना चाहिए था इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एफिलिएशन। देखिए सुप्रीम कोर्ट, जदून साहब आपका पॉइंट आ गया, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। शराज साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, ये पीपल्स पार्टी वाली आपने बात, आम इंतखाबात की तारीख में किसी किस्म की ताख़ीर ना की जाए, मुझे मैं चाहूँगा अपने जो आपका सहाफ़ती तजर्बा है उसकी रोशनी में ज़रा थोड़ा सा एनालिसिस मुझे दें, पीपल्स पार्टी के रोल को डिफ़ाइन करें। पीडीएम में बहुत सारी जमातें हैं, वो हुकूमत का हिस्सा भी हैं, वो खामोश भी रहते हैं। पंजाब में इंतखाबात का जब पहला शेड्यूल आता है तो वो जाने की भी बात करते हैं, वो मांग भी लेते हैं कागजात भी अपने अपने नुमाइंदों से। आज भी वो कह रहे हैं कि ताख़ीर ना कीजिए। ये क्या लाइन लेके पीपल्स पार्टी चल रही है और ये क्या, किस तरह की उनकी सियासत पर आपकी क्या तज्ज़िया है, मुझे ज़रा उस पर रोशनी डाल दें प्लीज़। बिल्कुल, इससे पहले कि मैं पीपल्स पार्टी के जो पॉलिटिकल बिहेवियर है और माजी की एक मिसाल से मैं उनके इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगा जिस वक्त जदून साहब भी बात कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पे यहाँ पे अरसलान एक तासुर आ रहा है कि आप अदालत को डिक्टेट करवा रहे हैं। और तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर आपका बयानिया तो ये है इस वक्त हुकूमत में बैठी जमातों का कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई एक जमात जत्था लेके आए, वो पार्लिमान के सामने आके बैठ जाए और उसके सामने पार्लिमान सरेंडर कर दे, वो जो चाहे उसके मुतालबात पूरे कर दिए जाए। तो अगर आपका नैरेटिव ये है बट आपका कंडक्ट उसके अगेंस्ट है, गोया कि आप एक अदालत को डिक्टेट करवा रहे हैं कि कोई भी मामला, कोई भी केस हम चाहेंगे कि 3 रुकनी बेंच सुनेगा, 5 रुकनी सुनेगा या 13 रुकनी सुनेगा, ये हम डिसाइड करेंगे। अगर ये इख्तियार आपका है लेकिन हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो भाई मेरे फिर आप ये बता दें कि इस मुल्क के अंदर तमाम इदारों को आप अपनी मर्जी से चलाएंगे और एक ऐसा गेट ओपन कर रहे हैं कि कल को कोई भी उठेगा किसी भी बेंच पे, किसी भी जज पे एतराज़ करेगा और उसके बाद अपनी मर्जी का जज बनवाएगा, और यकीनी तौर पर जब अपनी मर्जी का जज बनेगा तो बयानी आपका तो भी यही है। जिन जजेस के खिलाफ आप ऑडियो टेप्स लेके आए हैं, आप तो यही इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि शायद उनके चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ राब्ते हैं। उन जजेस के पास जब केस जाता है तो उनके फेवर में फैसले आते हैं। तो आज आप भी अगर मखसूस जजों के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भी बेंच फिक्सिंग की कोशिश कर रहे हैं। और आपको इस बात का क्यों यकीन है कि अगर फुल कोर्ट बनेगा तो फैसला वो आएगा जो आप चाह रहे हैं? तो मेरा ख्याल में ऐसा हरगिज़ ना करें। अदालतों को डिक्टेट करवाने के, बेंचों की तश्कील के फैसले अगर आपने करने हैं तो बेहतर होगा अदालतों को ताले लगा दें, फैसले भी खुद कर लें आप। अब आप जो पीपल्स पार्टी की इस वक्त बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल में अगर आप बहुत पीछे चले जाएं 2007 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई थी, आपको याद होगा उस वक्त दूसरी बड़ी जमात थी मुस्लिम लीग नून, और उस वक्त के सरबराह ने कहा था कि हम इलेक्शन का बायकॉट करने जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसी जमात कि जिसकी मकबूल तरीन लीडर उस वक्त शहीद हो गई थी, उस जमात ने मुस्लिम लीग नून को
और दीगर वो जमातें कि जो समझ रही थी कि मैं बाइकआउट में चले जाइए, मना किया था और कहा था कि नहीं, हम इलेक्शन में ज़रूर जाना चाहिए, हम इलेक्शन लड़ेंगे और एक डिक्टेटर से वापस इक़्तिदार आवाम को मुंतकिल करेंगे। तो मेरे ख़्याल में पीपल्स पार्टी का बिहेवियर हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नज़र आता है। और इस वक्त भी अमन, आप भी लोगों के साथ बैठते होंगे, हमारी मुलाकातें भी होती हैं और वहाँ से जो हमें सुनने को मिलता है, वहाँ से जो ओपिनियन आती है वो यही आती है कि बहरहाल तहरीक इंसाफ एक सियासी हकीकत है, वो इस मुल्क की पार्लिमान की एक नुमाइंदा जमात है और उसको सिंगल आउट करके इस तरह प्रेजेंट करना कि वो शायद इस मुल्क की एक एंटी स्टेट जमात है, वो इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। ये हरगिज़ मुनासिब नहीं होगा। अगर इस रवैये के साथ जाएंगे कि हमने तहरीक इंसाफ को एलिमिनेट करना है तो इसमें इस मुल्क की तमाम सियासी जमातों का नुकसान होगा, इस मुल्क में पार्लिमान का नुकसान होगा, इस मुल्क में जमहूरियत का नुकसान होगा और इस मुल्क के अंदर फिर गैर जमहूरी ताकतों के लिए इक़्तिदार में आने की राह हमवार होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो 13 रुकनी इत्तेहाद बैठा है वो एक ऐसी जमात कि जो माजी में इस्टेब्लिशमेंट के भी जुल्म सितम को सह चुकी है, इस मुल्क के अंदर जो बड़े बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस आए हैं उनको भुगत चुकी है, इस मुल्क के अंदर 73 का आइन दिया और उस 73 का आइन को फिर 2008 से लेकर 2013 की असम्बली में दोबारा उसकी असल शक्ल में बहाल भी किया। सदर के पास जो एक आमराना किस्म का 58(2)B का इख्तियार था वो भी वापस पार्लिमान को किया। तो मेरा ख्याल में उस जमात की इतनी बेहतरीन अगर पार्लिमानी सर्विसेज हैं तो अगर आज ये बात कर रही है तो इस बात को पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे नहीं लेना चाहिए, बल्कि लगता यह है कि इस क्राइसिस को ओवरकम करने के हवाले से एक अच्छा पीस ऑफ एडवाइस है। तो अगर आप समझते हैं तो आपने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तो बुला लिया मेरे भाई, आपको 12 महीने हो चुके इक़्तिदार में आए हुए अरसलान साहब, और आज आपको पता चला कि इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फिर से उठ पड़ी हुई है। आपको लगा कि अब ऑपरेशन शुरू होना चाहिए। भाई अगर आप पेशावर की मस्जिद को साने को भी देख लें तो उसको भी गुजरे हुए 3 माह का अरसा हो चुका है और आप 3 माह के बाद इस मुल्क की सलामती को दरपेश मसले के ऊपर ऑपरेशन का फैसले करने जा रहे हैं। तो टाइमिंग को देख के हर कोई आपकी नीयत पर शक कर रहा है। कभी आप छुपते हैं 21 अरब रुपए के पीछे, वो पार्लिमान, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कि जो MNAs को 171 अरब रुपए तरक्याती फंड के लिए देने को तो तैयार है, लेकिन इस मुल्क में आइन के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए उसके पास 21 अरब रुपए नहीं है। और वो हमें ये तासुर दे रहा है कि इस मुल्क के अंदर कहीं से 25,000 दहशतगर्द आ गए हैं और ये जो 26 करोड़ का 24 करोड़ का मुल्क है उनके सामने बेबस हो चुका है। हम आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकते। और मोर इम्पॉर्टेंटली कल जो आपने एक और बेवकूफ़ी की, कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जो आपने एक स्टेटमेंट जारी की, हम तो पिछली जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते रहे हैं और अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा रहा, अमेरिका हम पे इल्ज़ाम लगाता था कि इत्तेहादी फ़ौजों पे हमले करने वाले लोग पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन हमने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, वो लोग अंदर से हैं। लेकिन कल ने आपने जो एक स्टेटमेंट के अंदर जुमला डाला है जिसमें यह कहा गया कि साबिक रजीम में वहाँ से दहशतगर्दों को बिला रुकावट वापस आने दिया गया पाकिस्तान में, गोया कि रियासत पाकिस्तान ये कह रही है कि अफगानिस्तान के अंदर इत्तेहादी अफवाज और वहाँ पे अफगान फोर्सेस के खिलाफ लड़ने वाले लोग पाकिस्तान से गए थे और जब वहाँ से अमेरिका वापस किया है तो ये लोग वापस पाकिस्तान आ गए। तो ये क्या बातें कर रहे हैं? सर, मैं सलमान आबिद साहब की जानिब बढ़ूंगा। पॉइंट आ गया, बड़ी तफसील से आपने सारे मामले पर रोशनी डाल। सलमान आबिद साहब, राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट की बात अब पत्थर पर लकीर है, 90 दिन में पंजाब में इलेक्शन नहीं होंगे। बड़ी तफसील से अभी आपने शराजी साहब की बात सुनी कि अब वो कौमी सलामती कमेटी और फिर नेशनल एक्शन प्लान को फॉलो करना, और अगर नहीं होते इलेक्शन तो क्या सूरत हाल बनेगी, क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, किस पर मामला जाएगा, किस तरह से ये डिले होगा। जदून साहब ने अभी बताया कि और भी बहुत सारी चीज़ों में डिले है जिनमें बड़ा आइन वाज़े है, जिसका आप तज़किरा कर रहे थे उसको हाईलाइट किया। तो कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को कि अगर ये हुकूमत वाकई चाहती है, इदारे भी नहीं है साथ, नहीं होते, तो क्या सूरत हाल बनेगी? क्या मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे? देखिए, जब आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ही अमल नहीं करना तो इसका मतलब है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक पैदा कर देंगे और आप अदालत को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारे नज़दीक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई अहमियत नहीं है। इख्तलाफी नोट अपनी जगह, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो एक तो ये तौहीन अदालत लगेगी, सीधी सीधी बात है। अब उसका आगे क्या नतीजा निकलता है, कैसे चीज़ें चलती हैं, वो एक अलग बहस है।
लेकिन फिर इसका मतलब है कि आपने तो ये तय कर लिया ना कि आपने इलेक्शन नहीं कराना, जैसे मैंने कहा। उसके लिए आप कौमी सलामती के इदारों को भी इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए आप दहशतगर्दी को भी बुनियाद बनाएंगे, और उसके लिए आप बाकी जो भी जवाब बन सकता है वो बनाएंगे। देखिए, मेरी एक बात याद रखिए, अगर इस दफा ये इलेक्शन पोस्टपोन हुए ना, तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में किसी भी इलेक्शन को पोस्टपोन करने का एक ठोस जवाब ये हुक्मरान तबके पैदा कर दें। आइंदा कोई भी हुकूमत जब इलेक्शन नहीं कराना चाहेगी तो वो दहशतगर्दी को, इंतहा पसंदी को, पैसे को बुनियाद बना लेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारा का सारा इलेक्शन क्यों पोस्टपोन किया जा रहा है, उसकी एक सियासी रीजन है ना, उसके ऊपर जरा तवज्जो देना। एक इमरान खान सेंट्रिक पॉलिसी है, यानी हमें इलेक्शन सूट नहीं करता ना, तो इसलिए हमने इलेक्शन नहीं कराना। इमरान खान को इलेक्शन सूट करता है, इसलिए हमने इलेक्शन नहीं कराना। क्या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का डेमोक्रेसी, पाकिस्तान का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हमने एक फर्द को टारगेट करके तय करना है कि जब उसको सूट नहीं करेगा तो हम इलेक्शन करवा देंगे? ऐसे कैसे निजाम चल सकता है? इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लड़ाई इस वक्त अदालतों के अंदर भी हो रही है ना, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई नहीं है। ये जहन से निकाल दें, कोई लोग ये समझ रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है। ये सीधी सीधी लड़ाई है कि आप उसके अंदर फैसिलिटेट कर रहे हैं कुछ लोग कि जनाब हमने इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने देना, और आप एक नजरिया जरूरत की, जो नजरिया की जरूरत का कानून है उसके मुताबिक आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं आप अपने जुडिशियल मामलात को रिजॉल्व करें, इसमें कोई डिबेट नहीं है, लेकिन ये बताइए कि आपकी इन तहफुजात की वजह से जो तहफुजात आप पेश कर रहे हैं, इख्तिलाफी नोट लिख रहे हैं, उससे आप कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन का रास्ता खोल रहे हैं ना भाई। आप बता रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने देने, उसमें डिलेइंग टैक्टिस हो रही है ना, और उस डिलेइंग टैक्टिस का नतीजा ये निकल रहा है कि इस मुल्क में इलेक्शन अपने वक्त पे नहीं होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये ऐसा होता है जैसे आपने कहा, और हुकूमत ऐलान कर देती है कि हमने इलेक्शन नहीं करना, और वो फैसिलिटेट भी नहीं करती इलेक्शन कमीशन को, तो उसका नतीजा है कि हम एक अनार्की को दावत दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमने माजी की गलतियों से कुछ मुझे एक बात बताएं सलमान आबिद साहब, अभी शराजी साहब ने एक बात आपने की है, अभी बड़ी तफसील से आपने सारी बात की। आपने कहा कि इमरान खान को इलेक्शन सूट करते हैं इसलिए नहीं कराने। ये कैसे हम कह सकते हैं कि उनको सूट करते हैं? और व्हाट इफ के इलेक्शन होते हैं और जो आम परसेप्शन है, मेरा भी आपका भी, कि खान साहब को इलेक्शन सूट करते हैं, नताइज उसके बरक्स आ जाते, तो फिर क्या नारकी नहीं होगी? क्या फिर कबूल कर लिया जाएगा? पहली बात तो यह है कि अगर ये इलेक्शन के बारे में कोई 40-50% भी इनको उम्मीद होती ना कि इलेक्शन हमने जीतना होता, तो सबसे पहले इलेक्शन का ढोल जो है वो मुस्लिम लीग नून बजाती। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ बात ठीक है, ये परसेप्शन आपका भी है, मेरा भी है, मैं भी इत्तेफाक करता हूँ आपसे इस बात से, बाकी भी मेरे पैनलिस्ट करेंगे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लेकिन हतमी तौर पे तो नताइज बताएंगे ना, और इंतखाबात के नताइज बताएंगे, परसेप्शन हो सकता है। अब देखिए, हुकूमत ये कहती है कि इलेक्शन एक होना चाहिए, मैं भी कहता हूँ इलेक्शन एक होना चाहिए, पीटीआई ने भी कहा है कि आइए हम इलेक्शन फ्रेमवर्क में बैठ के बात कर लेते हैं, इलेक्शन एक करा लेते हैं। तो रेजोल्यूशन क्या है इसका रेजोल्यूशन ये है कि अगर आप 2 प्रोविंशियल इलेक्शन से बचना चाहते हैं तो बैठे और एक जनरल इलेक्शन के ऊपर मई जून के अंदर इत्तेफाक करें, और जाके इत्तेफाक करके जून में, जुलाई में, जिसमें भी इत्तेफाक करना चाहते हैं, आप कहें 2 महीने नीचे आके हम इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जनरल इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं करवाएंगे, आप मेरी बात लिख लीजिएगा। उस वक्त भी यही सारे जवाब पेश किए जाएंगे जिन जवाब को आज यहां बनाकर पेश किया जा रहा है, और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं। तो भाई हमने तो 2008 के अंदर दहशतगर्दी के साए के अंदर बैठ के इलेक्शन लड़ा है यार, कि कैसे हो सकता है कि इस वक्त हम जो है वो मुख्तलिफ रीजन बना रहे हैं। और जो कल इन्होंने सबसे खतरनाक बात की है कि वो जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसमें से कहा कि हम एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होंगी, हमें वहां पे एंगेज करना है। इसका मतलब है आप एस्टैब्लिशमेंट को भी उसके अंदर एंगेज कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि इलेक्शन ना हो। ये तो एक ज्यादा खतरनाक रुझान होगा ना। इसलिए आज भी वक्त यह है कि अगर हुकूमत 2 सूबों के इलेक्शन से बचना चाहती है तो जनरल इलेक्शन के ऊपर इत्तेफाक करके एक आगे की डेट निकालें जो सबके लिए काबिल कबूल हो और बात आगे बढ़े। लेकिन अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे, अक्टूबर तक इलेक्शन रखना चाहते हैं, तो फिर उसके नतीजे में सूबाई इलेक्शन करवाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उससे बाईपास नहीं कर सकते। एक बड़ा सिंपल सा सादा सा मैटर है इंतखाबात का, लेकिन यकीनन उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन, सवालात, चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अदलिया की जानिब से भी फैसला आया, लेकिन उसके बावजूद अभी भी भाम है, वाज़े नहीं है, कभी एक उज़र तो कभी दूसरा उज़र। वो कि इंतखाबात मुल्क में इस्तेहकाम ला सकते हैं, लेकिन वो भी अगर इत्तफ़ाक़ राय से हों और मेरे ख्याल से पूरे मुल्क में हो जाएं, जिस बात पर अभी मेरे पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि कोई आगे का बेहतरी का रास्ता निकले
और हम इस कन्फ्यूजन से छुटकारा हासिल कर सकें। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के